एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एस.के. झा सर की साइंस की बुक की बायोलॉजी का चैप्टर 5 श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम जीवों में दैनिक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। अंगों के समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है श्वसन कहलाता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड में टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर में अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन के दौरान जो होती है ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ग्लूकोज होता है। इससे क्या होता है, तत्काल एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। सेलुलर रिस्पिरेशन। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 बनता है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस एनर्जी। इससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा जिसे लंग्स है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अनॉक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अब पौधों में श्वसन की बात की जाए, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। सामान्यतः पौधों में ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग, फल तथा बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। पौधे में अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, जिससे एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण फोम या झाग का निर्माण होता है, जो जानवरों में नहीं होता है। ग्लूकोज अनऑक्सी श्वसन इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एटीपी। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी यानी कवक अनॉक्सी श्वसन समान रूप से किया जाता है, जिसे किण्वन कहा जाता है। जीवों में श्वसन रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। सामान्यतः जानवर में ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के अणु टूटकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं तथा एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब लैक्टिक एसिड जो होता है का निर्माण के कारण मसल्स में दर्द का एहसास होता है, जिसे मसल्स फैटिग्यू कहा जाता है।
अनोक्सी श्वसन के दौरान जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उसे ऑक्सीजन डेप्थ अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ग्लूकोज अब है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या है? एक्रोबिक रिस्पिरेशन। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन क्या है? जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अब ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी अर्थात एडेनसन ट्रिफॉस्फेट। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड एटीपी का निर्माण करता है। ऑक्सी श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल जिसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। अब ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल में दो अणु का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक अम्ल तथा दो अणु का निर्माण करता है। अब ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है जिसे 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा शेष 2 एटीपी शेष बचता है। अब क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र, ये सवाल बिहार एसआई के में आया हुआ था। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनने वाला पायरुविक अम्ल एंजाइम्स की मदद से एक्टाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल तथा F1 पार्टिकल ऑक्सोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की क्रिया संपन्न होती है जिसे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा कुल 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी को मनुष्य में श्वसन। अब मनुष्य में श्वसन संबंधित निम्नलिखित अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। आइए इसको हम एक एक कर पढ़ते हैं। मनुष्य में श्वसन से संबंधित अंगों में नाक, गला जिसे लायरिंक्स, श्वसन नली, त्वचा, फेफड़ा, लंग्स तथा ब्रोंकस को शामिल किया जाता है। नाक के द्वारा हवा यानी लैरिंक्स से होते हुए, श्वास नली से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। श्वास नली वाइंड पाइप श्वास नली के सबसे ऊपरी स्थित एक अंग है जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। गला, लायरिंक्स के नीचे एक नली पाई जाती है जिसे त्रिचा कहा जाता है। श्वास नली अर्थात श्वास नली के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में उपास्थि से निर्मित
सी शेप रिंग पाई जाती है जिससे गला को मजबूती प्रदान की जाती है। श्वास नली को मजबूती प्रदान की जाती है, श्वास नली के ऊपर ही थायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है, श्वास नली के ऊपर जो होती है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब सवाल पूछ लिया जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो गला के ऊपर थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड में। अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण ग्लूटर या घेंघा नामक बीमारी होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लूटर और हिंदी में घेंघा। थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से होने वाला रोग घेंघा नामक बीमारी होती है। अब है श्वास नली के आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है जो अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। इस शाखानुमा को ब्रोंकोस कहा जाता है। ब्रोंकोस लंग्स में कई शाखा में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रोंकुलियस कहा जाता है। अब प्रत्येक ब्रोंकुलियस अंत में एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है जिसे एल्वियोली यानी एल्वियोलस कहा जाता है। एल्वियोली हवा को जमा रखने का कार्य करता है। एल्वियोली क्या है? जो हवा का जमा रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे एयर सेल्स भी कहा जाता है। एल्वियोली के अंदर ही गैसों को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय संबंधित कार्य संपन्न होता है। अब आगे देखते हैं। अब है लंग्स बहुत सारे एल्वियोली के द्वारा बने होते हैं तथा लंग्स का कार्य एल्वियोली संपन्न करना है। एल्वियोली को लंग्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्वियोली, ठीक है। लंग्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन होगा? एल्वियोली। एल्वियोली के द्वारा लंग्स के पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि होती है जिससे गैसों का विनिमय में मदद मिलती है। लंग्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा यानी फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। प्लूरा तथा लंग्स के बीच द्रव भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी प्लूरा के संक्रमण हो जाने पर प्लूरोसिस नामक बीमारी होती है। कभी कभी प्लूरा के संक्रमण हो जाने से प्लूरोसिस नामक बीमारी होती है। लंग्स के नीचे एक मांसल मजबूत लचीली संरचना पाई जाती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम पसलियों में से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है जिसे इंट्रोकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब है डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया की जाती है। डायफ्राम के ऊपर या नीचे जाने से थायरोइड कैविटी वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप दाब परिवर्तित होता है जिससे हवा एक दिशा से दूसरे दिशा में चली जाती है। अब डायफ्राम के ऊपर जाने पर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है जिससे प्रेशर का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हवा में फेफड़े से बाहर निकल जाती है। अब डायफ्राम के नीचे जाने पर वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है जिससे दाब का मान कम होता है। अब परिणाम स्वरूप हवा बाहर से अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मनुष्य के फेफड़ों की कोशिकाओं की संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। अब है
अच्छ्वास, ब्रेथिंग्स। इसके अंतर्गत दो क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहला सांस का अंदर आना, अंदर लेना, और सांस का बाहर जाना। इस इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, सांस के अंदर लेना, अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित शामिल होते हैं। ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो होता है 0.03% होता है और नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है 78% होता है। सांस को बाहर छोड़ना एक्सप्रेशन कहलाता है। सांस को बाहर छोड़ना एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन के दौरान बाहर निकलने वाली हवा में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। ऑक्सीजन 16 से 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात की जाए तो वो 78% होती है। अब है विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया गया है जो हम लोग एक एक को देखते हैं। अगर अमीबा की बात की जाए तो अमीबा का श्वसन अंग शरीर के सतह के द्वारा होता है। केचुआ में शरीर के सतह या त्वचा के द्वारा होता है। कीट में ट्रेकिया के द्वारा और जीवाणु में मीसोसोम के द्वारा होता है। सरीसृप में फेफड़ा के द्वारा, पक्षी में फेफड़ा के द्वारा, स्तनधारी में भी फेफड़ा के द्वारा और मछली में गलफड़ा के द्वारा और मेढक मुख गुहा, त्वचा और फेफड़ा के द्वारा होता है। अब है श्वसन दर। एक मिनट में किए गए ब्रेथिंग की संख्या को श्वसन दर कहा जाता है। श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना तथा ऊंचाई पर चढ़ने में बढ़ जाता है, जबकि नींद की स्थिति में श्वसन की दर का मान कम हो जाता है। नींद की स्थिति में श्वसन दर की मान क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर गुस्सा है, डर है, उत्तेजना है, ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो इस क्रिया में क्या होती है? श्वसन का दर बढ़ जाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 18 बार होता है, जबकि नवजात शिशु में 29 से 32 बार प्रति मिनट श्वसन दर एक मिनट में होता है। अब फेफड़े की क्षमता की बात की जाए, लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, यह वायु का वह आयतन होता है जो फेफड़े के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है या फेफड़े से बाहर निकाला जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में फेफड़ों की कुल क्षमता का मान 6000 ml होता है। खिलाड़ियों में यह मान फेफड़ों की कुल क्षमता का मान खिलाड़ियों में फेफड़ों की क्षमता का मान समान व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। ज्वार मात्रा, ज्वारीय आयतन। अब है ब्रेथिंग के दौरान इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन श्वास का लेना, एक्सप्रेशन श्वास का बाहर छोड़ना। हवा के बाहर तथा अंदर आने वाले आयतन को टिड्डल वॉल्यूम कहा जाता है। जो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया है उसको टिड्डल वॉल्यूम कहा जाता है। अब टिड्डल वॉल्यूम का शाब्दिक अर्थ होता है एक बढ़ते ज्वार के साथ जुड़े पानी की मात्रा। अधिक गहराई पर जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है तथा कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, अगर हम लोग अधिक गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कम गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अधिकतम गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से नाइट्रोजन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। गोताखोर के बाहर निकालने पर त्वचा के छिद्र के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर को अत्यधिक दर्द का एहसास होता है। अस्पताल में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का टिड्डल वॉल्यूम का मान
500 ml होता है। अब है एल्बो ब्लड एयर, टिड्डल वॉल्यूम का वह भाग जो एलोवोली में चला जाता है, जिसे एलोवर एयर कहते हैं। हवा का यही आयतन गैसों के विलियम के भाग लेता है 350 ml। गैसों के विनिमय के लिए हीमोग्लोबिन अर्थात ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के संयोग करके कार्बन हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। यदि शुद्ध ऑक्सीजन को अधिक दाब पर श्वसन के लिए लिया जाए तब हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसे ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहा जाता है। डेड एयर, टिड्डल वॉल्यूम का वह भाग जो हवा का नली में बिना उपयोग के पड़ी रह जाती है, जिससे डेड एयर कहा जाता है। इसका मान 150 मिलीलीटर होता है। डेड एयर बराबर टिड्डल वॉल्यूम माइनस एलुवर एयर 500 माइनस 350 बराबर 150 ml। अब है को पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है। कभी कभी बंद कमरे में लैंप या दीपक जलाकर सोने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बंद कमरे में दीपक या लैंप से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन के दौरान फेफड़े में चला जाता है, जिससे हेमोग्लोबिन जो होता है बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और कार्बन हेमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप हेमोग्लोबिन के ढोने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को कोपॉइजनिंग कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। श्लेष्मा झिल्ली की सूचना को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का उपयोग जब करते हैं तो पायरुविक अम्ल का विघटन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरह से यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए इसका MCQ हम लोग जल्द ही पूरा कर लेंगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का सीरीज अब क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर चलाया जाएगा। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।